नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं और देश की बात में हाजिर हैं। तो आज से संसद का विशेष सत्र बुलाया गया। आज संसद भवन में प्रधानमंत्री का संबोधन था, तो कल नए संसद भवन में नेतागण बैठेंगे। आज लोकसभा में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने पुराने दौर को याद किया, संसद भवन के पटल पर ऐतिहासिक लम्हे और फैसलों को याद किया, तमाम प्रधानमंत्रियों के योगदान और उनकी विरासत को भी याद किया। कहा कि हम इस ऐतिहासिक भवन से विदा ले रहे हैं, इसे बनाने में पसीना और पैसा हमारे देश का है। पुराना संसद भवन प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। पंडित नेहरू जी, शास्त्री जी, वहां से लेकर के अटल जी, मनमोहन सिंह जी तक एक बहुत बड़ी श्रृंखला जिसने इस सदन का नेतृत्व किया है और सदन के माध्यम से देश को दिशा दी है, देश को नए रंग रूप में ढालने के लिए उन्होंने परिश्रम किया है, पुरुषार्थ किया है। आज उन सबका गौरवगान करने का भी अवसर है। तो इस पूरे मामले पर हम अब पूर्व स्पीकर मीरा कुमार से बातचीत सुनाएंगे आपको, लेकिन पहले इस समय संसद भवन में चलते हैं। स्पीकर बोल रहे हैं, सुनते हैं। इस भवन से बहुत लगाव रहा है। 4 साल 3 महीने आपने सबने सदन में मुझे सहयोग किया है, आगे भी सहयोग करेंगे ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। और मेरा अनुभव रहा है कि सदन में जिस तरीके से कई गंभीर मुद्दों पर पूरे सदन ने एक मत होकर देश और राष्ट्र के हित में निर्णय लिए हैं, उससे भी बेहतर नए भवन में एक मत से सामूहिकता से निर्णय लेंगे, ताकि भारत की लोकतंत्र की प्रतिष्ठा विश्व में और बढ़े। आज भी भारत के लोकतंत्र पूरे विश्व के लिए मार्गदर्शक की भूमिका के रूप में है। मुझे आशा है नया भवन आपके लिए नई ऊर्जा के साथ इन संकल्पों को पूरा करेगा। आप सभी को जो चर्चा की उसके लिए मैं बहुत बहुत पुनः धन्यवाद देता हूं। माननीय सदस्यों, सभा की कार्रवाई कल मंगलवार दिनांक 19 सितंबर 2023 को दोपहर 1:15 पर नई संसद भवन के लोकसभा के सदन में प्रारंभ होगी। सभा की कार्रवाई आज स्थगित की जाती है। और आइए अब जो तमाम हमारे सांसदगण हैं और उनके वो अपने अनुभव साझा कर रहे हैं लगातार, और हमने बात करते हैं मीरा कुमार जी से, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम समय निकालने के लिए। पहला सवाल तो यही है कि आज संसद भवन की लोकसभा में आखिरी दिन था, कल नए संसद भवन में नेतागण बैठेंगे, आपने वो दौर देखा है, क्या याद है? हाँ, एक नया अध्याय खुलने जा रहा है और बहुत ही मेरी पुरानी यादें हैं। मेरा बहुत गहरा संबंध है हमारी जो संसद भवन है उससे। 1946 में मेरे पिताजी बाबू जगजीवन राम अंतरिम सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर थे। तो उस समय तो मैं बहुत छोटी थी, लेकिन जब मैं वहाँ जाने लायक हुई तो वहाँ जाकर के स्पीकर्स गैलरी में बैठ करके देखा करती थी। बहुत पुरानी बात है। और उस समय जो संसद थी, संसद भवन था, उसका स्वरूप दूसरा था। आपको शायद ये सुनकर अचरज होगा कि आज आप संसद भवन के द्वार पर जब जाएं तो वहाँ बहुत सिक्योरिटी है, लेकिन उस समय में कोई भी उस द्वार से जाकर के अपनी गाड़ी से, साइकिल से, यहाँ तक कि टांगे से भी और दूसरी तरफ जा सकता था। तो इतना लोगों का वहाँ पर नज़दीकीपन था उस संसद भवन से। और धीरे धीरे समय बदलता गया और अब तो इस समय देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कड़ी सुरक्षा है, जिसकी आवश्यकता भी है, क्योंकि एक दफ़ा वहाँ पर हमला हो चुका है। हम अपने संसद भवन के हमारे शहीदों को खो चुके हैं, जिनकी याद में हमेशा हम वहाँ पर एक प्रार्थना सभा भी करते हैं।
मैम, आप तो खुद स्पीकर बनी वहां पर, अनेक नेताओं को आपने देखा सुना होगा। आज इस अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगी? शुरू से ही हम वहां जाते रहे हैं, और शुरू में जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, वो जब उनका भाषण होता था तब जाते थे, सरदार पटेल का भाषण होता था तब जाते थे, और अन्य जितने भी महत्वपूर्ण, और क्या सभी महत्वपूर्ण थे, ऐसी बात नहीं है कि कोई विशेष व्यक्ति महत्वपूर्ण था। हमेशा हम जाते थे। कई दफा ऐसा भी हुआ कि हमारे स्कूल की तरफ से हमको ले जाया गया वहां पर। हमारे कक्षा की जो छात्राएं थी उनके साथ भी हम गए वहां पर, छोटे थे तब। तो पुरानी, जैसे मैंने शुरू में कहा, बहुत महसूस करती हूँ। पिछले इतने 60 वर्ष की मेरी यादें हैं वहां की, बल्कि और भी ज्यादा पुरानी। तो और जब मैं स्पीकर बनी तो ये भी एक महत्वपूर्ण क्षण था। वैसे तो स्त्री और पुरुष के कार्यों में कोई भी अंतर नहीं होता है, लेकिन ऐसा हुआ कि मैं पहली महिला स्पीकर बनी वहाँ की। तो अच्छी यादें हैं, सभी अच्छी यादें हैं मुझे। बहुत लोग मुझसे पूछते थे कि जो सदन है वहाँ तो बहुत कोलाहल हो रहा है, बहुत लोग उद्विग्न है, शोर मच रहा है, और पहले तो यहाँ पर पुस्तकालय नहीं था। संसद भवन में पुस्तकालय था, लेकिन उसी भवन में था, अलग भवन नहीं था। फिर अलग भवन बन गया, तो वहाँ पर विशाल पुस्तकालय है। और मैं जब भी किसी भी देश में स्पीकर के रूप में गई, तो मैंने हमेशा वहाँ के जो संविधान के प्रति, वहाँ के जो उनके सदन में उनके जो जो कार्य हुए हैं, क्या निर्णय लिए गए हैं, उसकी प्रतियां, और उनके जो राजनीतिक और जो प्रगति हुई है वो लाना जरूर आवश्यक समझती थी, जिससे कि हमारा पुस्तकालय और समृद्ध हो जाए। जी, जो हमारा अभी का संसद भवन है, जो पुराना संसद भवन कल हो जाएगा, उसकी इमारत काफ़ी पुरानी हो गई थी। सुरक्षा को लेकर भी और जगह को लेकर भी चिंताएं बनी हुई थी। आप कैसे देखती हैं स्थिति? जब मैं स्पीकर बनी तो मुझे महसूस हुआ कि ये जो हमारा संसद भवन है, ये तो ऐतिहासिक है, और ये लाल पत्थर से बना है, और इस पत्थर पर प्लास्टर नहीं किया जा सकता। अगर आप इस पर कील ठोक देंगे तो हमेशा के लिए वो वहां पर उसका निशान पड़ जाएगा। तो मैंने एक समिति बनाई जिसमें हमारे देश के जो बहुत ही नामी और बहुत ही प्रसिद्ध हमारे वास्तुकार हैं, और हमारे कलाकार हैं, और हमारे इतिहासकार हैं, उन सबको रखा और उनकी सलाह ली जाती थी। बल्कि ये भी मैंने नियम बनाया कि अगर एक कील भी ठोकनी है संसद की दीवार पर, तो उसके लिए भी इस समिति से अनुमति लेना आवश्यक है। और जो मैं कहती थी कि कभी अनुमति देना भी मत, एक कील ठोकने के लिए भी अनुमति मत देना, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि इतनी खूबसूरत ये जो बिल्डिंग है, इस पर किसी प्रकार का निशान लगे या किसी तरह से ये बर्बाद हो। जैसे जैसे संख्या बढ़ती गई और अलग नई नई समितियां बनती गई, वैसे वैसे आवश्यकता हुई कि उनके लिए नया कार्यालय का स्थान हो, उनके बैठने के लिए स्थान हो, और ये स्थान पूरा नहीं पड़ रहा था। तो इसलिए एक तो संसद भवन को बचाना बहुत जरूरी था। वहाँ फुटफॉल्स बहुत ज्यादा होने लगे, बहुत ज्यादा वहाँ लोग आने लगे, काम के सिलसिले में आते थे, ऐसे नहीं। और हाँ, दर्शकगण भी आते थे, हम तो चाहते थे। मेरे समय में मैंने हमेशा कोशिश किया। बिल्कुल। आखिरी सवाल यही कि संसद भवन में आपने अनेकों प्रधानमंत्रियों से मुलाकात की होगी, यादें तो बहुत होंगी, कुछ साझा करना चाहें तो? जी हाँ, प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे बहुत सम्माननीय हैं, उनसे बातचीत होती थी। और ऐसा एक नियम है, क्योंकि हमारे यहाँ संसद की स्वायत्ता है। संसद और स्पीकर, किसी के संसद के स्पीकर किसी के यहाँ जाते नहीं हैं।
परंपरा चली आ रही है कि प्रधानमंत्री स्पीकर के कुछ अच्छा नहीं लगा कि वो इतने सम्मानीय हैं और वो मेरे ऑफिस में आ रहे हैं, मुझे जाना चाहिए, मगर स्पीकर के रूप में मैं जा नहीं सकती थी। तो फिर दोबारा जरूरत पड़ी कुछ सलाह मशविरा करने की, तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि हमारा जो पुस्तकालय है वहां पर हम लोग मिलेंगे। तो हम लोग जो संसद भवन का पुस्तकालय है वहां पर मिले। तो ये घटना हुई इस तरह की। और इससे पहले राजीव जी थे, प्रधानमंत्री थे, वो उनसे तो बहुत दफा मिलती थी मैं, मगर उस समय मैं स्पीकर नहीं थी। जब मैं स्पीकर नहीं थी और मैं पहली दफा राजीव जी के समय में मैं पहली दफा संसद सदस्य बन करके आई, तो जो सबसे पीछे की जो सीट है वो उस पर बैठती थी और वहां से मुझे पूरे सदन का विहंगम दृश्य दिखाई देता था। तो उनसे तो बहुत दफा मिलती थी, उनके कार्यालय में जाकर मिलती थी, उनसे बहुत सी बातें होती थी। और इससे पहले भी इंदिरा जी के समय में तो मैं संसद सदस्य नहीं थी, लेकिन इंदिरा जी से उस समय तो मैं फॉरेन सर्विस में थी और उनसे भी मुलाकात होती थी। और नेहरू जी से तो जाकर के हम मिलते थे तीन मूर्ति भवन में, मगर संसद में नहीं मिलते थे क्योंकि उस समय हम बहुत छोटे थे। बाबू जी के साथ जाते थे, मेरे बाबूजी के साथ जाते थे हम, और वहाँ पर उनके जन्मदिन पर विशेष रूप से जाते थे। तो इन सब से मिले, और भी जितने प्रधानमंत्री हैं सभी से मिलते रहे, लेकिन उस समय हम स्पीकर नहीं थे। बहुत बहुत धन्यवाद मीरा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी यादें साझा करने के लिए। और जिस तरह से आपने कहा कि पुरानी संसद भवन की इमारत को भी अगर बचाना है तो हमें इस नए संसद भवन की ज़रूरत थी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो देश की जो संसद कल पुराने भवन से अब नए संसद भवन में शिफ्ट हो जाएगी। जो ये नया इस ऐतिहासिक बदलाव के बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा। इतिहास ऐसे ही बनते हैं। ये शिलापट आप जो देख रहे हैं 12 फरवरी 1921 को इस संसद भवन की शिलान्यास जो इसका किया गया था। कह सकते हैं कि इस बिल्डिंग को 100 साल के करीब हो चुके हैं और अब एक नया इतिहास बनने जा रहा है जब भारत की संसद इस पुराने संसद भवन से निकलकर नए संसद भवन की ओर जा रही है। पुराने संसद भवन का क्या होगा, ये सवाल सबके मन में है। बताया गया है कि इस पुराने संसद भवन को संग्रहालय में तब्दील कर दिया जाएगा और यहाँ पर देश भर से, विदेश से जो भी लोग आएंगे, भारत की सांस्कृतिक, भारत की संसदीय परंपरा, धरोहर, इस सबको साक्षात रूप से यहाँ इस पुराने संसद भवन में देख सकते हैं। आपको बता दें कि ये जो भवन आप देख रहे हैं ये नया संसद भवन है और ये ट्रांजिशन करने के लिए ही पुराने भवन से नए भवन के लिए ये विशेष सत्र बुलाया गया है। इसमें आज जो है वो भारत की 75 साल की संसदीय परंपरा, इस पर चर्चा हुई है। कल 11 बजे जो संसद भवन पुराना है इसके केंद्रीय कक्ष में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद बैठेंगे और इसमें चर्चा की जाएगी कि किस तरह से 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाया जाए। इसमें इसके बाद कल गणेश चतुर्थी भी है और जो नया संसद भवन है इसके बाद यहाँ पर काम शुरू कर दिया जाएगा। तो ये एक भव्य इमारत है जो बनी है। पुराने संसद भवन की जगह नए संसद भवन बनाने की जरूरत तो इस पर काफी चर्चा हो चुकी है। इस पुराने भवन में जो कि बहुत सुंदर है, दिखता भी बहुत अच्छा है, खूबसूरत है, जो हमारे कई उतार चढ़ाव का साक्षी रहा है, इसको दरअसल इसलिए किया गया क्योंकि बीच बीच में इस जरूरत महसूस की गई थी कि यहाँ पर बैठने की जगह कम है और जिस तरह से सन 2026 में डिलिमिटेशन होना है उसके बाद सांसदों की संख्या बढ़ेगी और नए सांसदों को बैठने के लिए ज्यादा जगह चाहिएगी। इसलिए ज्यादा दूर नहीं गए, बिल्कुल पास में ही नया संसद भवन। ये जो संसद भवन आप देख रहे हैं, इसकी कई खासियत है। ये ग्रीन बिल्डिंग है, इसमें बिजली कैसे बचाई जाए इसका खासतौर से ध्यान रखा गया है। अत्याधुनिक सुविधाएं इसमें रखी गई हैं, बायोमेट्रिक सुरक्षा व्यवस्था है, पूरी तरह से पेपर लेस है और सांसदों के बैठने की जगह भी यहाँ पर ज्यादा है। मिसाल के तौर पर लोकसभा की बात करें तो आज 888 सांसद एक बार में यहाँ बैठ सकते हैं और उसी हॉल में जो ज्वाइंट मीटिंग है वो भी हो सकती है लोकसभा और राज्यसभा में। साथ ही इसके 6 द्वार हैं, इसके बारे में भी काफी चर्चा की जा रही है। ये जो 6 द्वार है वो वास्तु के हिसाब से बनाया गया है और कल यहाँ पर एक द्वार जो गज द्वार है वहाँ पर तिरंगा भी फहराया गया था।
गज द्वार के साथ साथ अश्व द्वार है, मकर द्वार है, हंस द्वार है, गरुड़ द्वार है, शार्दूल द्वार है। तो इस तरह से 6 द्वार बनाए गए हैं। इनमें से इन्हीं के जरिए यहाँ पर प्रवेश किया जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि ये जो नया संसद भवन बनाया गया है, इसको इस तरह से बनाया गया है कि जो भारत की सांस्कृतिक धरोहर है, भारत की विरासत है, उसको भी सहेज करके रखा जा सके। और इसीलिए यहाँ पर एक एग्जीबिशन भी है कि किस तरह से यहाँ पर हमने एक लंबी यात्रा तय की है। अगर कोई आकर देखता है तो भारत की जो लंबी विरासत है, एक ऐतिहासिक धरोहर है, उसका साक्षात्कार वो यहाँ पर आकर कर सके। ये मकर द्वार में से एक द्वार है, मकर द्वार, जहाँ जिसका जिक्र मैं आपसे कुछ देर पहले आपको कर रहा था। और ये मकर द्वार ठीक पुराने संसद भवन के मुख्य द्वार है, उसके सामने बनाया गया। तो इस तरह से आप जो सेंट्रल हॉल है और साथ ही ये जो पुराना संसद भवन है उसके ठीक सामने बना हुआ ये मकर द्वार। और यहाँ पर प्रवेश द्वार पर आप सत्यमेव जयते ये बड़े अक्षरों में अंकित है, ये देख सकते हैं। तो इस तरह से कल यहाँ पर ये विशेष कार्यक्रम जो होने जा रहा है। और ये भी माना जा रहा है कि सरकार इस विशेष सत्र में कुछ बड़े प्रस्ताव भी कर सकती है, जैसे कि पीएम मोदी ने कुछ देर पहले इसमें ऐतिहासिक निर्णय होंगे। वैसे तो सरकार ने 8 बिल स्टेट किए हैं, लेकिन विपक्ष मान करके चल रहा है कि कोई सरप्राइज भी इस पर हो सकती है। संसद भवन से अखिलेश शर्मा। और संसद की तो बात हुई, लेकिन अब बात हम कैबिनेट की बैठक की करने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा मौजूद हैं। अखिलेश, कहा जाता है जो कैबिनेट की बैठक होती है वो सप्ताह के अंत में होती है, एक तरह से बृहस्पतिवार शुक्रवार को, लेकिन आज जो ये बैठक है 6:30 बजे, इसे किस नज़र से देखा जाए? क्योंकि कल से हम लोग नए संसद भवन में बैठने जा रहे हैं, उससे जुड़े हुए कुछ फैसले हो सकते हैं। क्या जानकारी आपको मिल रही है? बिल्कुल निधि, इसी बात का सस्पेंस है। जब से ये घोषणा हुई थी कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाएगा, तब से लगातार चल रहा है। और अब इसके पहले दिन ही कैबिनेट की बैठक होना निश्चित तौर पर ये दिखाता है कि सरकार इसी विशेष सत्र से जुड़ा कोई न कोई बड़ा फैसला करने जा रही है। क्योंकि आप जानती कि कोई भी बिल अगर होगा, कोई नया बिल है, तो उसे कैबिनेट की मंजूरी देनी जरूरी होती है। इसलिए यह कयास लगाया जा रहा है कि क्या इस विशेष सत्र में रखने के लिए किसी बिल को मंजूरी देने के लिए कैबिनेट की बैठक तो नहीं बुलाई गई है। आज दिन भर लगातार संसद भवन में बैठकों का सिलसिला चलता रहा। पहले पीएम मोदी के साथ वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक हुई, फिर गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक हुई, फिर उसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक हुई है। तो ये तमाम बैठकें बता रही कि सरकार निश्चित तौर पर कुछ बड़ा करने जा रही है। और जिस तरह से आज सुबह पीएम मोदी ने भी कहा कि ये सत्र चाहे छोटा है, लेकिन इसमें कई ऐतिहासिक निर्णय हो सकते हैं, उसी के बाद से कयास लगाया जा रहा है। इसमें सबसे बड़ा कयास यही है निधि की लोकसभा में और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, जिसका वादा बीजेपी कर चुकी है। पहले भी 2010 में बीजेपी जिसका समर्थन कर चुकी है। क्या इस चुनावी साल में सरकार ये कदम उठाएगी? क्या महिलाओं को आरक्षण मिलेगा? ये एक बड़ा सवाल है और इसको लेकर के भी कयास काफी ज्यादा लगाए जा रहे हैं। लेकिन जहां तक संसद भवन का सवाल है, अब से कुछ देर पहले मैं देख रहा था कि आप ओम बिरला जी, जो कि लोकसभा अध्यक्ष है, आप उनको सुनवा रही थी। और जो उनकी आज की घोषणा है निधि, वो पहली बार और समझ लीजिए कि आखिरी बार हुई है कि जब पुराने संसद भवन में लोकसभा की बैठक आज समाप्त हुई है। और कल की जो बैठक जिसमें उन्होंने कहा कि 1:15 बजे नए संसद भवन के नए लोकसभा सदन में होगी, तो ये अपने आप में बहुत ऐतिहासिक कथन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का है आज, जिसे मुझे लगता है संभाल कर रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल जानकारी के लिए। तो बता रहे थे किस तरह से तमाम अटकलें लग रही हैं कि आज की कैबिनेट की बैठक में क्या फैसले लिए जाने हैं। देश की बात में आगे बढ़ते हैं और बात अब महाराष्ट्र की करते हैं। महाराष्ट्र में शिंदे गुट के 38 विधायकों को अयोग्य ठहराने को लेकर उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दी है, उस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दखल दिया है। अदालत ने स्पीकर से कहा था कि वो इस मामले में फैसला करे, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके फैसले के 4 महीने बाद भी कुछ नहीं हुआ है। स्पीकर सुप्रीम कोर्ट की गरिमा का पालन करें। अदालत ने पूछा कि 11 मई के बाद आपने क्या किया है। तो आइए इस पर अधिक जानकारी के लिए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी आशीष भार्गव के पास। आशीष, सुप्रीम कोर्ट का रुख अपने आप में कड़ा भी है और बहुत महत्वपूर्ण भी है और कई संकेत देता है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से हालांकि जो स्पीकर की तरफ से कहा गया कि वो एक संवैधानिक पदाधिकारी हैं, अदालत को इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए, उनका रोजाना का काम किस तरीके से हो, प्रक्रिया क्या हो, ये सब उन पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इस मामले में सख्ती दिखाई और साफ तौर पर कहा
कि स्पीकर जो हैं एक ट्रिब्यूनल की तरह काम करते हैं और जो ट्रिब्यूनल होते हैं उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का उनके ऊपर अपील सुनने का पूरा अधिकार है, क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। सबसे बड़ा सवाल उन्होंने ये उठाया कि 11 मई को जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उचित समय में इन अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला दें, तो उन्होंने 4 महीने में क्या किया है? ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया है। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट की गरिमा का पालन करना होगा। इन मामलों को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित नहीं किया जा सकता है। इन मामलों में शीघ्र और जल्द फैसला होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को बताया जाए। कहा है 1 हफ्ते के भीतर स्पीकर इन मामलों की सुनवाई शुरू करें। 2 हफ्ते के बाद सुप्रीम कोर्ट को स्पीकर की तरफ से टाइमलाइन बताई जाए कि कब तक, किस अवधि तक वो इस मामले का निपटारा कर देंगे। तो बड़ा दखल सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर है जब शिंदे और खासतौर पर उनके 38 समर्थकों की अयोग्यता के पर फैसला करने को लेकर उद्धव ठाकरे जो गुट है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और कहा था कि इतने महीने बीत जाने पर भी 1 तारीख नहीं हुई, नोटिस तक जारी नहीं हुआ, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल दे, और सुप्रीम कोर्ट ने दखल दे भी दिया है। जी बिल्कुल आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्र की राजनीति के लिए अहम संकेत है ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा। बहरहाल देश की बात में हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे, दिखाएंगे किस तरह से शांति निकेतन को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, क्यों ये महत्वपूर्ण धरोहर है, बताएंगे आपको। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का शांति निकेतन अब यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हो गया है। उन्नीस 1901 में गुरुदेव ने शांति निकेतन को शिक्षा और सांस्कृतिक दीक्षा का अनूठा केंद्र बनाया। खुले आसमान के नीचे हरियाली के बीच छात्रों को शिक्षा दी जाती। विश्व भारती विश्वविद्यालय नाम से शिक्षा के इस केंद्र में देश भर से लड़के लड़कियां पढ़ने के लिए पहुंचते। गुरुदेव के योगदान और यादों को सहेजे यहाँ अब एक संग्रहालय है जो उनकी अनमोल कविताओं, उनके भाषणों और उनके रविंद्र संगीत को यहाँ सहेज कर रखे हुए है। आजादी के दौर में यहाँ अनेकों सभाएं होती थीं। आंदोलन को ऊर्जा देते भाषण और गीत यहाँ सुने जा सकते हैं। आप भी सुनिए गुरुदेव को वंदे मातरम गाते हुए। वंदे मातरम क्या आवाज में गुरुदेव की? यादें तो गुरुदेव की और भी हैं, जहां वो रहते थे, जहां लोगों से मिलते थे, एक ही परिसर में, हर मौसम में बने अलग अलग घरों में। उनकी कार और वो तख्त भी जहां उन्होंने अंतिम सांसें ली। शांति निकेतन में शिक्षा 4 दीवारी की क्लासरूम में नहीं बल्कि पेड़ पौधों के बीच खुले वातावरण में दी जाती। यहाँ छात्रों के पूर्ण विकास की व्यवस्था थी। देश भर से लड़के लड़कियां यहाँ पढ़ने के लिए पहुँचते थे, जिनमें कई ने विश्व भर में ख्याति पाई। पढ़ाई के साथ गीत संगीत अहम था। कवि गुरुदेव की परंपरा आज तक कायम है। शांति निकेतन की खासियत ये भी थी कि गांव और विश्वविद्यालय के बीच दीवार नहीं थी। कोलकाता से करीब 163 किलोमीटर दूर बसे शांति निकेतन के इस परिसर में छात्रों और स्थानीय गांव वाले आदिवासियों का आना जाना लगा रहता था। एक दूसरे से सीखने का भरपूर मौका एक दूसरे को मिलता था। आज भी वो झलक मिलती है।
गुरुदेव ने उस दौर में वृक्षारोपण की यहाँ अद्भुत मुहिम चलाई थी, जिसके कारण सूखे की मार झेल चुके इलाके में हरियाली हर ओर अब तक नजर आती है। ब्रह्मो समाज की परंपरा आज भी जारी है। सुबह तड़के भजन होते हैं। शांति निकेतन में गुरुदेव द्वारा गीत संगीत नाटक की महत्वपूर्ण विरासत आज भी जीवंत है। देश भर में शुमार कलाकार यहाँ पहुंचकर सीखते हैं और सिखाते हैं। शांति निकेतन बहुमूल्य विरासत का भंडार है, जिसे और सहेजने की जरूरत है। 2019 में शांति निकेतन जाने का अवसर मिला था। उन्हीं यादों को यहाँ समेटा है। निधि कुलपति, शांति निकेतन से। महाराष्ट्र में 10 दिनों तक चलने वाले सबसे बड़े पर्व गणेशोत्सव के लिए कई लुभावने ऐलान हुए हैं। मुंबई में पहली बार सार्वजनिक गणेश मूर्ति पंडाल के लिए प्रतियोगिता रखी गई है। स्पेशल ट्रेन्स, बसेस चल रही हैं। शिंदे गुट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया है कि सार्वजनिक गणेशोत्सव में सर्वश्रेष्ठ गणेशोत्सव मंडलों को राज्य सरकार की ओर से पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। 3 श्रेणियां होंगी जिनमें मंडलों को पुरस्कार दिया जाएगा। बहरहाल इस